हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल अगस्त्य मैथ एकेडमी में। आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो क्लास 9th चैप्टर 5 आई एम अप एंड डाउन एंड राउंड पर रहेगी, जिसमें आज हम क्या है थ्योरम नंबर 10 का प्रूफ करेंगे। थ्योरम नंबर 10 की स्टेटमेंट क्या कहती है? इफ ए लाइन सेगमेंट ए बी ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ए बी subtend equal angles at 2 points C and D that lie on the same side of the AB। यानी कि ये क्या कह रही है थ्योरम कि कोई एक लाइन सेगमेंट है, हमें नहीं पता कौन सी है, लेकिन कोई एक लाइन सेगमेंट है जिसका नाम क्या रख दिया हमने, ए बी रख दिया। मान लो ये मेरे पास क्या एक लाइन सेगमेंट है कुछ इस तरह से ए बी, ये हो गई ए बी। अब इसके दो साइड है, एक ऊपर वाली एक नीचे वाली, दो यहां पर क्या हमारी साइड है। इसके सेम साइड पे या तो दोनों ऊपर या दोनों नीचे दो पॉइंट है सी और डी, और इस तरह से लिए गए हैं कि वो दोनों पॉइंट क्या कर रहे हैं, इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं ए बी के साथ मिलकर। ठीक है, अब ये कह रहा है अगर वो एंगल्स हमारे इक्वल हैं तो प्रूफ करके दिखाओ वो चारों पॉइंट क्या होंगे, बिल्कुल सर्कल पर ही लाई करेंगे। तो मैंने यहां पर क्या है, सबसे पहले गिवन लिखना है कि गिवन क्या है हमारी, ए बी क्या एक लाइन सेगमेंट है, तो सबसे पहले वही लिखेंगे ए बी इज ए लाइन सेगमेंट वेयर सी एंड डी लाइज ऑन सेम साइड ऑफ ए बी, ए बी के सेम साइड पर हैं, हो गया। ठीक है, अब मान लो मैंने क्या किया कि वो एक पॉइंट तो ले लिया यहां पर सी, ये हो गया। तो सी के साथ एंगल किस तरह से सबटेंड होगा, कुछ इस तरह से होगा। एक बार इसको ए से ज्वाइन कर दो और दूसरा एंड इसका बी से कुछ ऐसे ज्वाइन कर देंगे, ये हो गया। अब कह रहा है एक और पॉइंट डी है, कह रहा है अगर ये एंगल ए सी बी और ए डी बी, यानी कि लिख ही देते हैं ए सी बी इक्वल आएगा ए डी बी के, ये हमारा गिवन में कंडीशन है कि दोनों पॉइंट हमारे क्या है यहां पर इक्वल है, ए सी बी इक्वल है ए डी बी के। तो कह रहा है चारों ही पॉइंट हमारे सर्कल पर आने चाहिए, हमें प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या है, टू प्रूव लिखना है कि क्या लिख के दिखाना है कि ए बी सी एंड डी ऑल लाइज ऑन सर्कल, कि चारों के चारों क्या होंगे, सर्कल पर होंगे। अब यहां पर मैंने क्या है प्रूफ करना है, तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि कोई भी 3 पॉइंट ले लिए। ठीक है, लेट कर लिया, लेट ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये हमारे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब अगर मैं अकॉर्डिंग टू थ्योरम नंबर 1 चलूं, थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है कि अगर हमारे पास कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो उनसे हमेशा क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल पास होगा। तो हम जानते हैं कि एज वी नो दैट वन एंड ओनली वन सर्कल passes through 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से हमेशा सिर्फ और सिर्फ एक ही सर्कल क्या होगा, पास होगा। तो हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट ये ले लिए ए सी बी और इनसे एक सर्कल पास हो गया, तो ये एंगल हमारा ए सी बी है। दूसरा एंगल है मेरा ए डी बी। अब कह रहा है कि वो इसके इक्वल है, ये इक्वल है, तो कह रहा है अगर वो इक्वल है तो वो डी बी इसी पर लाई करेगा। मैंने मान लिया, दो कंडीशन हो सकती है, मैं कहता हूं कि नहीं है, तो कहां होगा, या तो सर्कल के बाहर होगा या सर्कल के कहीं अंदर होगा। तो मैंने केस 1 में क्या माना कि इफ डी लाइज ऑन आउटसाइड द सर्कल, किस कहां पर लाई कर रहा है, सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, इस तरह से। ये हमारा हो गया पॉइंट डी। मैं कह रहा हूं इस पे आ ही नहीं रहा सर्कल पे, तो मैंने कुछ इस तरह से इसको क्या है बाहर दिखा दिया, और ये हमारा ज्वाइन हो गया, ऐसे हो गया ना ज्वाइन बच्चों। तो हमने ज्वाइन कर दिया, और ये एंगल कह रहा है कि इसके इक्वल भी है। तो मैं कह रहा हूं चलो ये डी सर्कल पर नहीं आ रहा,
तो बाहर तो कहीं आ रहा होगा। अब कहोगे अंदर आ रहा है तो अंदर भी केस लेंगे, तो तब तक बाहर वाला समझते हैं। तो मैंने मान लिया कि हमारा कोई एक पॉइंट है E, कोई एक पॉइंट है E जो किसके ऊपर लाई कर रहा है, सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है, कहीं यहां ये रहा, ठीक है। E लाइज AD इंटरसेक्ट सर्कल एट E, तो ये सर्कल पे है। तो अगर मैं इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर दूं, कुछ इस तरह से कर दिया, तो एक एंगल ये बन गया हमारा, बन गया ना। अगर आपके याद होगा मैंने आपको एक थ्योरम करवाई थी, वो क्या कि अगर हमारा कोई दो एंगल हैं सेम सेगमेंट में, सेगमेंट क्या होती है मैं आपको बार बार बता चुका हूं। ये मान लो एक सर्कल है, ये हमारी कोड है, तो कोड इस सर्कल को दो पार्ट में बांट देता है कि ये नीचे वाला इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे, बड़ी है तो इसको मेजर सेगमेंट। अगर हमारे कोई दो एंगल हैं और सेम सेगमेंट में है और सेम ही आर्क से बनाए गए हैं, सेम ही आर्क से बनाए गए हैं, तो वो एंगल का मेजर हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। ये बात हमेशा याद रखना बच्चों, ठीक है। तो एज वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंगल्स सबटेंडेड बाय एन आर्क इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, वो हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला, ये इस आर्क से बना है AB से, है ना, और ये वाला भी किससे बना है, AB से बना है। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होने चाहिए, हमारे इक्वल होने चाहिए ना। तो मैं लिख सकता हूं देन एंगल ACB इक्वल है किसके, एंगल AEB के। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों एंगल हमारे क्या हो गए, इक्वल हो गए। यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है। अब यहां पर हमारा बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 की बात करें तो इसका मतलब हमारा एंगल ADB किसके कोल आना चाहिए, AEB के कोल आना चाहिए। अब कहोगे वो कैसे, देखो दोनों को कंपेयर करो, ACB बराबर ADB, ACB बराबर AEB, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। लेकिन अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल की, ध्यान से देखना बच्चों, यही है सारा लॉजिक। ये मेरा एक ट्रायंगल है और ये जो एंगल है ये ट्रायंगल के बाहर लाई कर रहा है। तो हमने एक्सटीरियर एंगल तो प्रॉपर्टी पढ़ी है, वो क्या कहती है कि किसी भी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होता है, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो ये तो इसका एडजेसेंट है, ये अपोजिट थोड़ी हो सकता है, तो अपोजिट इंटीरियर कौन है, ये है ना। बट इन ट्रायंगल BED, इन ट्रायंगल BED, एंगल BEA, एंगल BEA या उल्टा भी लिख सकते हो OAEB किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, ये तो इक्वल हो जाएगा एंगल BDE प्लस में EBD, है ना, BDE प्लस में EDB। क्यों हो जाएगा, रीजन देना पड़ेगा। ये बोली जाती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये हमें पता चल गया। अब इसका नाम क्या लिख सकता हूं मैं, AEB लिख दूं, वो आगे पीछे कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, BDE, देखो BDE, इसको BDA लिख दूं पूरा, BDA, और ये प्लस का EDB। अब एक बात समझते हैं, एक बात समझो, यहां पर इसको मैं BDA की जगह क्या लिख सकता हूं, ADB लिख सकता हूं, ये रहा ADB। अब AEB मेरा इसके इक्वल भी है, और यहां पर क्या कह रहा है कि AEB इसके इक्वल नहीं है बल्कि इससे थोड़ा सा क्या है, बड़ा है ना। इक्वेशन ये A है, ये B है। इक्वेशन B shows that एंगल AEB इज ग्रेटर देन ADB। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि ये इक्वल भी हो जाए, ये बड़ा भी हो जाए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर मैं कंपैरिजन करूं फ्रॉम A एंड B कंपैरिजन, इट इज नॉट पॉसिबल,
ये तो पॉसिबल ही नहीं। ऐसा पॉसिबल हो सकता है तो बता दो आप कि इक्वल भी हो जाए और उससे बड़ा भी हो जाए। कोई कभी ऐसा सुना है कि कोई चीज एक के इक्वल भी और उससे बड़ी भी है एक ही टाइम पर? क्या कभी ऐसा हो सकता है? कभी ऐसा नहीं हो सकता है। अब कहोगे चलो हो सकता है बाहर के केस में ऐसा हो गया हो, कोई नहीं, दूसरा केस ले लेते हैं। अब डी को कहां रखेंगे हम? अंदर रखेंगे। डी को कहां रखेंगे? अंदर। अभी करते हैं इसको भी चेक, क्या डी अंदर के केस में भी कुछ ऐसा होगा? तो मैंने क्या किया, इस तरह से लिया। अब मैंने पॉइंट डी ले लिया यहां पर, यहां हो सकता है अंदर कहीं हो, ये ऐसे है और ये मेरा कुछ इस तरह से है, ये हो गया है ना। ये मेरा सी है, ये मेरा ए है, ये बी है और ये क्या मेरा डी है। अब मैंने इसको क्या किया, थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया ऐसे और इसको ज्वाइन कर दिया यहां से ऐसे, ऐसे हो गया। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर मैं देखूं ये एंगल किसने सबटेंड किया है? ए बी ने किया है। ये वाला भी किसने सबटेंड किया है? ए बी ने ही किया है। किया है नहीं किया है? तो इसका मतलब ये तो फिर से वही हो गया है ना। केस 2 में वही बात है, एंगल ए सी बी इक्वल आ रहा है ए ई बी के। क्यों? एंगल्स इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, कि सेम सेगमेंट के एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इस हिसाब से तो ये इक्वल होने चाहिए है ना। लेकिन इस ट्रायंगल की बात करते हैं, इस ट्रायंगल की है ना, ए डी बी को लेते हैं या इसको ले लो ए ई डी। अगर मैं देखूं तो सब कुछ भूल जाओ, ऐसे कुछ है ही नहीं, एक यही ट्रायंगल दिख रहा है आपको ए ई डी। तो ये एंगल कहाँ है? बाहर है ना। ये एंगल हमारा क्या है? बाहर है। बट इन ट्रायंगल ए ई डी, हमने ट्रायंगल ए ई डी लिया तो एंगल ए डी भी किसके इक्वल हो जाएगा? एक्सटीरियर एंगल ए डी भी किसके इक्वल हो जाएगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल, यानी कि ए ई डी और प्लस का ई ए डी, ए ई डी प्लस का ई ए डी। ठीक है। अब ये ए ई डी को हम क्या लिख सकते हैं? देखो ए ई डी को क्या लिख सकते हैं? ए ई बी लिख दे। तो हमारा एंगल ए डी बी किसके इक्वल है? एंगल ए ई बी के इक्वल है प्लस का ई ए डी के इक्वल है। अब ये कैसे हुआ? अगर मैं देखूं ए ई बी तो किसके इक्वल आ रहा था मेरा? ए ई बी तो यहां पर देखो, ये मेरी इक्वेशन है। ए सी बी किसके बराबर है? ए डी बी के। और हमारी ए सी बी किसके इक्वल आ रहा है? ए ई बी के। तो इस इक्वेशन को मैंने क्या नंबर दिया? 3rd नंबर दिया। तो वही फ्रॉम इक्वेशन 1, ये रही हमारी इक्वेशन 1, ए सी बी बराबर है ए डी बी के और ए सी बी बराबर है ए ई बी के। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 हमारा एंगल ए सी बी किसके इक्वल आ रहा है? ओ सॉरी, ए ई बी किसके इक्वल आ रहा है? ए डी बी के, है ना। ए ई बी किसके इक्वल आ रहा है? ए डी बी के। लेकिन यहां पर तो क्या कह रहा है? ए डी बी बड़ा है। ये वाली इक्वेशन क्या कह रही है? ये वाली इक्वेशन कि ए डी बी तो ए ई बी से बड़ा है। और यहां पर क्या आ रहा है? ये तो इक्वल है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो मैं दोनों को कंपेयर करूं, इक्वेशन सी एंड डी को, तो हमें क्या मिलेगा कि हमारा एंगल ए डी बी तो क्या आ रहा है? ग्रेटर देन एंगल ए ई बी आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ऐसा तो ही नहीं सकता। इट मीन्स डी एंड ई लाइज ऑन सेम पॉइंट। इसका मतलब डी और ई कहां पर? दोनों सेम पॉइंट पर है। बट ई कहां पर आ रहा था हमारा? ई तो आ रहा था लाइज ऑन सर्कल। हमने हर बार यही लिया, ई तो सर्कल पे आया। इट मीन्स फिर से आ गया, तो डी भी कहां आएगा हमारा? डी ऑल्सो लाइज ऑन सर्कल। तो देन ए बी सी एंड डी ऑल लाइज ऑन सर्कल। अगर कोई ऐसी कंडीशन होगी ना जिसमें कोई एक लाइन सेगमेंट दो एंगल बना रही है सेम साइड पर, तो वे चारों के चारों पॉइंट बच्चों सर्कल पर ही आएंगे। ये बात हमेशा याद रखना। अब आते हैं थ्योरम नंबर 11 पे। थ्योरम नंबर 11 हमें क्या कहती है? द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स, यानी कि अपोजिट एंगल्स का जो सम है, किसका?
एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का वो हमेशा 180 होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एक थ्योरम नंबर 9 और एक थ्योरम नंबर 11, ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होती हैं। अब ये थ्योरम क्या कहना चाह रही है कि मान लो मेरा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। पहली बात, आप सभी बच्चों को यह पता होना चाहिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला किसको जाता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जिस क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टेक्स सर्कल को क्या करते हैं, टच करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अगर कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम, जैसे ए प्लस सी, अगर इन दोनों का सम करेंगे ना तो 180 आएगा, यानी कि सप्लीमेंट्री होंगे। और इनका सम करेंगे पूरे बी और पूरे डी का, तो इनका सम भी हमेशा कितना आएगा, 180 ही आएगा। तो ये थ्योरम हमें क्या कह रही है, प्रूफ करने के लिए बोल रही है। तो यहां पर सबसे पहले हमें क्या दिया गया है गिवन में कि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कि हमारी ये ABCD जो है ये क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स A, B, C एंड D ऑल लाइज ऑन सर्कल। सभी के सभी कहाँ आएंगे, सर्कल पर ही आएंगे। अब यहां पर हमें क्या कह रहा है प्रूफ करने के लिए कि प्रूफ कर दो, टू प्रूव कि एंगल A प्लस एंगल C, इनका सम कितना आएगा, हमारा 180 आएगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। या इसको क्या लिख सकता हूं मैं, BAD प्लस का BCD, ये हमारा कितना आएगा, 180 आएगा। ये हमें प्रूफ करके यहां पर दिखाना है। अब कैसे हम इसको प्रूफ करें, अब ये समझना है। आपको याद होगा मैंने आपको एक थ्योरम कराई थी, थ्योरम नंबर 9, और आपको बार बार कह रहा हूं थ्योरम नंबर 9 आपके एग्जाम में कंफर्म आएगी ही आएगी, गारंटेड है बिल्कुल। हर स्कूल के एग्जाम में आती है थ्योरम नंबर 9, कभी से ही आती है, ठीक है। वो इतनी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। वो थ्योरम हमें क्या कहती है, क्या समझाती है कि एज वी नो दैट कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at center is double of the angle subtended by the same arc, subtended by the same arc at any point of circle outside the arc। ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंग चले तो यहां पर क्या है, मैंने आपको एक बात बताई थी बच्चों, अगर मैं इस एंगल की बात करता हूं इसकी, तो ये एंगल किसने बनाया है, इधर गए बी पे, इधर गए डी पे, तो इस आर्क ने बनाया है ना। और ये जो अगर मैं इसको ऐसे घुमाऊं ना, तो देखो ये इधर है तो ये नीचे वाला, तो ये वाला सेंटर वाला एंगल क्या हो जाएगा, इसका डबल हो जाएगा। तो मैं ये लिख सकता हूं देन एंगल BOC। अब कहोगे BOC तो दो हैं, एक ये भी तो BOC है, बिल्कुल है, ये तो BOC। तो कैसे लिखेंगे, जो एंगल हमारा 180 से बड़ा हो जाता है ना बच्चों, वो हमेशा रिफ्लेक्स लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, रिफ्लेक्स। और 180 कब होता है, जब ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है, तो पूरा पहुंचा ही नहीं स्ट्रेट लाइन तक, तो ये BOC ही बोला जाएगा। तो एंगल BOC डबल हो जाएगा किसके, BCD के। इसके हिसाब से चले, थ्योरम नंबर 9 के हिसाब से, कि सेंटर वाला एंगल हमेशा क्या होता है, इस एंगल का हमेशा डबल होता है, ठीक है। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये किसने बनाया, इधर गए बी पे, इधर गए डी पे। देखो इस तरह से देखना इसको, यहां से ऐसे अगर मैं देखूं तो ऐसे, तो ये इस आर्क ने बनाया है ना। ये ऊपर है तो सर्कल पे नीचे वाला, मैंने आपको एक ही बात समझाई थी, सर्कल पे दूसरी साइड का देखते हैं। कहाँ का देखते हैं, दूसरी साइड का। अगर ये इधर ऊपर है तो इधर नीचे का, अगर ये इधर ऊपर है तो इधर नीचे का, तो ये एंगल हो जाएगा। अब ये तो 180 से बड़ा हो गया, कैसे, देखो ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है, तो यहाँ से यहीं तक 180 हो गया, तो ज़्यादा जा रहा है। तो इसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, वर्ड रिफ्लेक्स यूज़ करूँगा। तो यहाँ क्या लिखूँगा, ऑल्सो रिफ्लेक्स ऑफ हमारा ये BOC क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा BAD के, ये भी हो गया,
यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये 2 हो गई। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो हम कर सकते हैं इसको ऐड, इक्वेशन 1 एंड 2 को। तो इधर तो मेरा क्या हो गया, BOC और प्लस रिफ्लेक्स ऑफ BOC, और ये क्या हो गया 2BCD और प्लस 2BAD, ये हो गया। तो इधर तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल देंगे तो ये क्या हो गया मेरा BCD और प्लस BAD, ऐसे हो जाएगा ना BCD प्लस BAD। 2 हमने क्या किया यहाँ पर कॉमन निकाल दिया। अब कोई एंगल हो और उसका रिफ्लेक्स हो, हमेशा उनका सम कितना होता है 360 होता है। ये देखो ये मेरा एंगल यहाँ से चला मैं, अब आप खुद सोचना, मैंने यहाँ से चला ऐसे गया, फिर ये वाला एंगल भी कवर करो, ऐसे गया और घूम के वापस यहीं आ गया। ये तो पूरा एक क्या बन गया, कंप्लीट एंगल बन गया, बन गया ना कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल का मेजर कितना होता है 360 होता है। कितना होता है 360। तो ये कंप्लीट एंगल हमारा 360 हो गया। अब ये 2 मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा ऐसे, और इनको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 180। तो यहां से क्या दिखा रहा है कि अपोजिट एंगल्स का सम कितना आ रहा है 180 आ रहा है। देख लो BCD प्लस BAD, BCD प्लस BAD दोनों का सम 180 आ गया कि नहीं आ गया। सिमिलरली अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन ना करके ऐसे कर देता तो ऐसे, फिर ये एंगल और ये लेते और ये वाला, तो फिर ये दोनों का सम कितना आ जाता 180 आ जाता। तो ये थ्योरम हमें यही समझा रही है कि अगर आपके पास कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना तो हमेशा उनके एंगल्स का सम कितना, अपोजिट एंगल्स का सम कितना आएगा 180 ही आएगा। वो कभी भी बड़ा या छोटा नहीं हो सकता। ये बात हमेशा याद रखना बच्चों। देखो हम भी आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बस आपसे एक ही बार बात बोल रहे हैं कि थोड़ा सा अपना भी सपोर्ट दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। हम आपके लिए एक्स्ट्रा बुक भी कवर करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।